स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की जो टॉपिक है वो परिसंचरण तंत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक थोड़ी सी बात हम लोग आप शेयर ही कर लें। एक महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में हमेशा होता है, हम लोग आवागमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तमाम प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर में भी ऐसा कुछ है? आपको चोट कहीं लगती है, इंजेक्शन कहीं लग जाता है और उन तमाम कोशिकाओं जो घायल हुई थी उनके पास वो दवा पहुंच जाती है। ये ले कौन जाता है? इसका मतलब वहाँ भी कोई साधन है, वहाँ भी कोई सिस्टम है और वहाँ ये काम करता है ब्लड। और हम वही जो परिवहन इधर है वही परिवहन हमारे शरीर में होता है। वहाँ कुछ संसाधन अलग हैं और हमारे संसाधन अलग हैं। तो मिल करके देखते हैं उन बातों को और समझने का प्रयास करें। तो ये मान के चलें कि परिसंचरण तंत्र में हमने बस इतनी बात हम जाननी है कि जिस तरह हमारे जीवन में परिवहन होता है ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी परिवहन होता है। उन तमाम खाद्य पदार्थों को, उन तमाम भोज्य पदार्थों को जिनका हम सेवन करते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक जटिल पदार्थों में टूट जाने के बाद वही भोजन रक्त के माध्यम से तमाम कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है। आपको चोट लग जाती है, आपको आपके कहीं घाव हो जाता है तो तमाम प्रकार की दवाएं उन कोशिकाओं के पास ले जाने का काम ये ब्लड ही करता है। तो इन्हीं संसाधनों को, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की ये जो सुविधा है, इसी को परिवहन कहते हैं। और इनमें जो जो अंग शामिल होंगे ये सब मिलाकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिन्हें हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी, मैं मान के चलता हूँ। और अब मैं ये बता दूं कि अगर हमें और आपको परिसंचरण तंत्र की बात समझनी है तो इसके 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करना होगा, या 3 महत्वपूर्ण अंग इसमें शामिल होंगे। और जिसमें सबसे पहला हमने लिखा हुआ है हृदय, और दूसरा है आपका ये रक्त, और तीसरा है रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं यानी रक्त जिस नलिकाओं के माध्यम से बहता है वो रक्त नलिकाएं। ये 3 अंग पूरे परिसंचरण तंत्र का लेखा जोखा रखते हैं। और यहाँ से हमारे एग्जामिनर बहुत से प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। आगामी या विगत कई एग्जामों में आपने देखा होगा कि यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं, ब्लड से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अब ये मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि एक छोटा सा उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो सबसे पहली बात तो हमें हृदय का ही अध्ययन करना है। और मैं बता दूं हृदय एक प्रकार का मोटर है। और अगर अपने दैनिक जीवन से ही हम तुलना कर ही रहे हैं तो एक बार इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपने मस्तिष्क में चित्र जैसा अंकित करें। मोटर और ये एक पाइप हो गई जिनकी रक्त नलिकाओं की बात हो रही है, ये पाइप समान है और इसमें आपका रक्त बह रहा है। और जैसे हमारे घरों में होता है कि मोटर है, मोटर और एक पाइप से क्या बहता है? पानी। और ये पानी बहता हुआ कहाँ जाता है? एक निश्चित स्थान पर, जिसे आप टंकी वगैरह कह सकते हैं। ठीक वही प्रक्रिया आपके शरीर में है। मोटर का काम करता है हार्ट, वो पंप करेगा और रक्त इसी पानी की भांति तमाम कोशिकाओं के पास पहुंच जाएगा। और सच में वो मोटर ही है, बहुत ही बड़ी क्षमता वाला मोटर है। वो दिन भर में इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर देगा कि 32 किलोमीटर तक ट्रक चलाई जा सकती है। इसकी वेग इतनी ज़्यादा है, कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर बाहर उसी हृदय को मोटर के रूप में व्यवस्थित कर लिया जाए तो 30 मीटर ऊंचाई तक पानी को चढ़ाया जा सकता है। अद्भुत है ये। वाकई में जिनकी बात करने वाले हैं, जिनकी चर्चा करने वाले हैं, वो काफ़ी ही रोचक हैं। और अब हम बात करेंगे किसकी? आपके दिल की, अपने दिल की, सबके दिल की। और वो हमारा दिल, आपका दिल, वो सबका दिल वाकई में करता क्या है कैसे? ये तमाम चर्चाएं अब हम ले रहे हैं। पहली टॉपिक आपकी हृदय, यानी जिसे हम हार्ट बोलते हैं। सच पूछो तो ये बहुत ही, देखिए, पूरे मनोवेग से सुनने वाली चीज़ें हमेशा हम लोगों के दिमाग और जहन में बन जाती हैं। इसीलिए अच्छे ढंग से सुने और हम उसकी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं उस बात पर, उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर आप आएँ। हृदय की बात कर रहे हैं जिसे हम दिल कहते हैं। किसी मजनू छाप व्यक्ति ने, या कहते हैं किसी आशिक मिजाजी व्यक्ति ने सन 1250 ईस्वी में, इसी के आसपास का ये आंकड़ा है कि एक कुछ ऐसा चित्र बना दिया जिसे प्रेम का प्रतीक कहा गया।
और ये प्रेम का जो प्रतीक है तब से लेकर के आज तक हम इसे दिल के रूप में एक कोरी कल्पना बना करके अपने मन मस्तिष्क में सजा के बैठे हैं। और हर वो आशिक, हर वो प्रेमिका, हर वो आशिकी जो सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ गुजरता हुआ आपने देखा है, महसूस किया होगा उन प्यार को, उन लम्हों को। तो हकीकत ये है कि ये जो चित्र आप बनाते थे और जिसमें कभी कभार आप तीर भी लगाते थे, जिनसे आंसू बहाते थे, वो सारा मसला यहीं से है कि 1250 ईस्वी में किसी आशिक मिजाजी व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया था, ये प्रेम का प्रतीक बना दिया, जबकि ऐसी कोई संरचना आपके शरीर में नहीं है। और आपका जो हार्ट है, जिस दिल की बात कर रहे हैं, वाकई में वो कुछ इस तरीके का है और वो बिल्कुल इनसे काफ़ी जुदा है। और जो हम सोच के चल रहे हैं वाकई में ऐसा हमारा हार्ट है ही नहीं। हमारा हृदय कुछ मुट्ठी के आकार का है और हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में बैठा हुआ है। 250 से 300 ग्राम इसका वजन है। ये सारे आंकड़े आप जान लीजिए, 250 से 300 ग्राम वजन है। किन्हीं किन्हीं किताबों में ये 350 ग्राम तक भी पहुंचाया गया है। तो बहुत ही स्वस्थ मनुष्य होगा, हो सकता है उसका हार्ट इतना बड़ा हो ही जाए। लेकिन ये मान के चलें कि हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के सामने होते हैं, तो अपने जो जवाब हमें देने हैं वो अपनी वैकल्पिक व्यवस्था से होकर के देने हैं, ना कि कहीं हट करके। तो 350 भी आप सही कर सकते हैं। औसत जो वजन होगा वो मेरे हिसाब से 300 ही है, 300 ग्राम। महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है, दिल का वजन थोड़ा सा कम होता है, इसलिए महिलाएं हर चीज़ दिल पे ज़्यादा ले जाती हैं क्योंकि वजन ही कम है। तो वजन कम होता है, 250 से 300 ग्राम है। और एक आंकड़ा और याद रखिएगा, 12, 8, 6 का, ये 12 इसकी लंबाई और 8 है इसकी चौड़ाई और 6 है इसकी मोटाई। इस बात को ध्यान देना, हमारे हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और हमारे हृदय की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और मोटाई 6 सेंटीमीटर है। इस आंकड़े को भी अपने मस्तिष्क में जगह दें। मुझे लगता है ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप बहुत दिनों से ये जानते ही हैं कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। इस बात को मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जान रहा है जो हमारे सामने है। सबको पता है कितनी बार? 72 बार। ये 1 मिनट में 72 बार का जो आंकड़ा है, सच पूछो तो आज के जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है वहाँ इस आंकड़े में परिवर्तन होगा। आपको भी पता है क्योंकि आप हमेशा चिंतनशील होते हैं, आपको तमाम प्रकार के वर्क हैं, आपके पास उतना अब खाली समय नहीं रहा कि आपका हृदय 72 बार ही धड़के। सच बताएं तो जितना प्रेशर आप अपने मस्तिष्क पे डालेंगे, हृदय उतनी ज़्यादा वेग से धड़कना शुरू कर देगा। ये क्लियर है। तो आज का जो औसत है वो मेरे हिसाब से 80 प्लस है। आप किसी भी डॉक्टरी सलाह लेंगे तो डॉक्टर साहब आपको 80-85 तक नॉर्मल ही बताएंगे। कोई बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज का जो भाग दौड़ वाला समय है, हृदय तेज चलेगा। अच्छा, एक आंकड़ा आप समझ लीजिए, जब गाड़ी तेज चलेगी तो जल्दी खराब होगी, जब गाड़ी धीरे धीरे चलेगी तो धीरे धीरे खराब होगी। तो इस गाड़ी को धीरे चलाइए, जितना ज़्यादा अपने आप को मेंटेन रख पाइए, कूल रख पाइए, उतना बेहतर होगा। क्योंकि इंजन जब फास्ट भागेगा ना तो ज़िंदगी भी फास्ट भागेगी। समझ पा रहे ना? होता है क्या है कि अगर हम इसे तेज़ी से दौड़ा रहे हैं, इसलिए तो मनुष्य की औसत आयु में लगातार गिरावट ही आ रही ना, क्योंकि लगातार हार्ट को आप स्पीड आराम दे ही नहीं रहे हैं, आराम मिल ही नहीं रहा है। तो चलिए, इस बात को आप जान ही रहे हैं। बहरहाल मैं आपकी चिंता करता हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत तो बातें कर ही लेना चाहिए हमें। 1 मिनट में 72 बार ये धड़केगा। औसत अब बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी अगर 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है तो बताना पूरे दिन में कितनी बार धड़केगा, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर मैं कह दूं आपका हृदय एक बार में, यानी एक धड़कन में, जब एक बार वो धड़केगा, आपका हृदय एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप कर देता है। एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप कर देता है। तो जब 1 मिनट में 72 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार, वो आप मिनटों की संख्या निकाल लीजिए, इसके बाद उसमें गुणा कर लीजिए। एक बार में अगर ये 70 ml रक्त पंप करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा? क्योंकि एक बार का मतलब आप जान ही रहे हैं कि 1 मिनट में 72 बार, तो एक बार में जब 70 बार, तो 72 बार में कितना, 70 × 72 कर लीजिए।
1 मिनट का आंकड़ा निकल आएगा। ये कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आप कर सकते हैं। मेरा मानना बस इतना था कि आप इस बातों को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात ये नहीं है। अब मान के चलें जो हमारा हृदय है ये रक्त को तो हर जगह पहुंचाएगा, क्योंकि यही सब कुछ कर रहा है, सारा काम इसके ऊपर निर्भर है, ये सारी जिम्मेदारी उठा रखा है। तो ये मान के चलें आँख की जो कार्निया है, ये महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा हूँ, आँख की कार्निया को छोड़कर, आँख की जो कार्निया है, आँख की कार्निया को छोड़कर रक्त, ये हमारा हृदय हर कोशिका के पास रक्त भेजने का काम करता है, हर कोशिका के पास। यानी केवल किसको छोड़ करके, आँख की कार्निया को छोड़ करके ये हर जगह ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, हर जगह। तो आँख की कार्निया ये दिमाग में सेट कर लीजिए, बना लीजिए, और कोई दिक्कत यहाँ अब आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने अब रखूँगा और इस चीज़ को मैं मिटा देना चाहता हूँ। सच पूछो तो अब मुझे लगता है कि आप इस बात को भली भांति समझ पा रहे होंगे। हमने केवल इतना कहा 12, 8, 6 का मसला याद रखें। 1 मिनट में 72 बार, तो दिन का औसत निकाल सकते हैं। एक बार में 70 ml रक्त पंप करता है, तो उसका भी अर्थ आप निकाल ही सकते हैं। अब बात क्या है, अब बात यह है कि अगर मैं कह दूं कि आपका हृदय कब धड़कना शुरू करता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ही, जब आप माँ के कोख में होते हैं यानी गर्भ में होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान 4 सप्ताह बाद हृदय गति करना शुरू कर देता है, यानी हृदय आवाज़ देना शुरू कर देता है 4 सप्ताह बाद ही। परंतु ये पूर्ण रूप से आप सुन कब सकते हैं, तो 4 माह बाद ही धड़कन सुनी जा सकती है। ये उपाय है, ये डॉक्टरी सलाह भी आपको इसी तरीके से मिलेगी। तो 4 सप्ताह बाद आप मान के चलें, प्रेगनेंसी के दौरान 4 सप्ताह बाद शिशु का मतलब बच्चे का, शिशु का हार्ट बीट चालू होता है। हार्ट बीट चालू होता है कब? 4 सप्ताह बाद। ये प्रक्रिया है। और एक महत्वपूर्ण बात अब यहाँ आपको बता ही दूँ कि जब आप गर्भ में थे तो आपकी हृदय गति और ज़्यादा थी। ज़्यादा कहने का मतलब उस समय 1 मिनट में औसतन लगभग 150 बार धड़क रहा था आपका दिल, 150 बार। आज आप सोचते हैं ज़्यादा धड़क रहा है, नहीं, पहले आप ज़्यादा धड़काते थे जब आप बहुत छोटे थे। तो 1 मिनट में 150 बार धड़का रहे थे आप दिल जब आप गर्भ में थे। और ये जब आप दौड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, जब आप दौड़ रहे होंगे तो इसकी गति बढ़ जाती है, जब आपके ऊपर कोई अटैक कर देता है तब भी आपके हृदय की गति बढ़ जाती है। इस बात को भली भांति आप सब लोग पहले से जान ही रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण बात। तो जब आप सोचोगे सर जब ये हृदय का कोई लेना देना इससे नहीं है, तो फिर इसका रिलेशन वहाँ कैसे चला गया? क्योंकि किसी आशिक मिजाजी व्यक्ति ने ये प्रतीक बना दिया प्यार का। और हमारे हृदय को जब स्टेथोस्कोप, हो बेहतर है, याद करने वाली चीज़ है, स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं तो कान में इस तरीके से लगा करके आपका हार्ट बीट वो सुनते हैं ना। तो स्टेथोस्कोप से किसकी? हृदय की आवाज़ सुनी जाती है। हृदय की आवाज़ को सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, यहाँ तक कि काउंट भी किया जा सकता है। क्लियर है बात ना? मैं कहना क्या चाह रहा था कि जब हृदय आवाज़ करता है तो उसमें एक आवाज़ आती है लब की और एक आवाज़ आती है डब की। लब की आवाज़ कब आएगी? जब निलय में संकुचन होगा। अभी इसकी बात भी करूँगा। निलय में संकुचन, घबराना नहीं है क्योंकि निलय की बात मैं आगे करने वाला हूँ। और डब की आवाज़ कब आएगी? जब निलय से ब्लड शरीर में चला जाएगा, शरीर में जाएगा। तो ध्यान देना, निलय में जब संकुचन होगा तो ये रक्त को खींच रहा होगा तो लब की आवाज़ आएगी, और जैसे ही ये छोड़ेगा ना फिर वो डब की आवाज़ आएगी। तो यही जो लब है इसी को तो इंग्लिश में LOV कहा गया, और जिसको प्यार कहा गया, और इसी प्यार को तो फिर यहाँ से जोड़ दिया गया। ये कनेक्शन आप करने में बहुत टाइम नहीं लगाओगे,
ये क्लियर है। और मैं मान के चलूँ आप जान चुके हैं। तो लब निलय में संकुचन है और डब की आवाज़ जो आती है निलय से ब्लड शरीर में जाएगा। तो ये लब डब की आवाज़ है जब आपकी हृदय, आपका हार्ट एक धड़कन पूरा करता है। एक धड़कन में दोनों आवाज़ें आएंगी, लब प्लस डब बराबर एक धड़कन। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो स्टेथोस्कोप से आप हृदय की आवाज़ सुन पाएंगे, डॉक्टर साहब यही कर रहे होते हैं। अब मैं बात करूं इन्हीं निलय का जो आपके सामने मैंने उल्लेखित कर रखा है। अब ध्यान दीजिएगा। तो अब ये क्लियर मान के चलें कि निलय और आपका जो हार्ट है वो कितने चैम्बर में बटा है, इस बात को जान लें। हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ है। लीजिए, आपका ही सहारा ले रहे हैं हम भी। तो इसको 4 चैम्बर में बांट दिया जा रहा है। ये जो है इसे दायां अलिंद कहेंगे। आप अपनी कॉपी पर बना सकते हैं जानने के लिए। दायां अलिंद कहेंगे और इसे बायां अलिंद कहेंगे। दायां अलिंद, बायां अलिंद, इसे दायां निलय और इसे बायां निलय कहेंगे। क्लियर है बात। तो दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। तो ये 4 चैम्बर हो गए आपके हार्ट में। ये 4 भागों में बटा हुआ है। महत्वपूर्ण बात आपको क्या जाननी है, यहीं से सीखते चलें तो बेहतर होगा। यहाँ पर 3 कपाट हैं और यहाँ पर 2 कपाट हैं। तो ध्यान देना, इस सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये त्रिवलनी कपाट कहाँ है? तो त्रिवलनी कपाट आपको मिलेगा दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में। और द्विवलनी कपाट आपको कहाँ मिलेगा? तो बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में। जहाँ हम बात कर रहे हैं चैम्बरों की, आपके मस्तिष्क में ये धारणा जरूर आ गई होगी, क्या सर हर जीव के अंदर ऐसा होता है? क्या हर जीव के पास 2 ही चैम्बर हैं या 4 चैम्बर हैं? क्या किसी के पास कोई अंतर है? जी हाँ, बिल्कुल। तो बताना चाहूँगा कि मछली के हृदय में, जो मछली का हार्ट है, मछली का हृदय, इसमें 2 चैम्बर हैं। और जो उभयचर हैं, उभयचर, इसमें 3 चैम्बर हैं। और जो सरीसृप हैं, इसमें भी 3 चैम्बर हैं। और फिर आप आगे यहाँ स्तनधारी, स्तनधारी और पक्षी, स्तनधारी और पक्षी में कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि सबसे विकसित हृदय किसके पास है, तो बताना स्तनधारियों के पास और पक्षियों के पास। सबसे विकसित हृदय वही तो होगा जिसके पास 4 चैम्बर हैं। मछली के पास 2 ही चैम्बर हैं। और जहाँ 2 चैम्बर हैं वहाँ मान के चलना एक अलिंद होगा और एक ही क्या होगा? निलय होगा। एक अलिंद एक निलय होगा। जो उभयचर हैं, उभयचर का मतलब जैसे आप मान के चलो यहाँ मछली लिखा है तो यहाँ आप मेढक लिख सकते हैं। मेढक उभयचर है कि नहीं है? है। तो जो उभयचर हैं यानी जल में भी हैं, स्थल पर भी हैं, इनके पास जानते हो 3 चैम्बर हैं। और वो 3 चैम्बर कैसा होगा? तो 2 अलिंद हैं और एक निलय है। 2 अलिंद एक निलय। और जो सरीसृप हैं यानी रेंग करके चलने वाले, इनका विकास हो गया है। इनके पास भी 3 चैम्बर हैं। 2 अलिंद, 2 अलिंद हो गया और एक निलय हो गया, एक निलय हो गया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं कि जो सरीसृप वाला मसला है उनका मान के चलें, जो ये लास्ट वाला निलय वाला जो चैम्बर है, जैसे ये तो 2 बटी बटे हैं, 2 बटी गए हैं, परंतु ये जो नीचे है कुछ इस तरीके से इतना मामला पहुंच चुका है, यानी पूरा नहीं हुआ है। तो ध्यान देना, अगर कभी आपका एग्जामिनर ये कहे कि किस में एक निलय का अपूर्ण विभाजन हुआ है, निलय का अपूर्ण विभाजन यानी 4 बनने वाला है, अभी बस बना नहीं है, अपूर्ण विभाजन हुआ है, यानी ये 4 होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है। यहाँ 2 अलिंद है, एक निलय है, यहाँ अपूर्ण विभाजन हुआ है इस निलय का। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझना फिर से आप। हमने कहा कि हमारे पास जो हार्ट है, हमारे पास जो दिल है, आपके पास जो दिल है, उसमें 4 चैम्बर हैं, 2 अलिंद 2 निलय। लेकिन कुछ अन्य जीव हैं, जैसे मछली है, उसके पास 2 अलिंद, 2
दो ही पार्ट हैं, एक अलिंद का एक निलय का। उभयचर हैं, इनके पास 3 पार्ट हैं, 2 अलिंद का एक निलय का। जो सरीसृप हैं इनके पास भी 3 पार्ट हैं, लेकिन इनका चौथा पार्ट बनने वाला है। मतलब ये नहीं कह रहा कि कल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बनने वाले का मतलब है कि विभाजन हो रहा था परंतु अभी अपूर्ण है, वो विभाजन भी पूरा नहीं हो पाया है, तो अपूर्ण विभाजन इसका है। और स्तनधारी और पक्षी अगर इनकी बात हो जाए तो इन सबके पास 4 चैम्बर हैं। हम भी स्तनधारी हैं और पक्षी भी क्या हैं, स्तनधारी हैं। इनके पास 4 चैम्बर हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, बताना क्या है, बताना ये था, एक अपवाद है मगरमच्छ, क्योंकि आपको पता है मगरमच्छ इसमें नहीं आएगा। मगरमच्छ का जो हृदय है इसमें भी 4 चैम्बर हैं, इस बात को याद रखिएगा, ये अपवादिक है। मगरमच्छ का जो हृदय है इसमें भी 4 चैम्बर हैं। ये स्टार बना करके आप लिख लें, आप अपवाद करके या नोट करके, आप जो भी जैसा भी आपने बुक पर अंकित करते हैं वैसा कर लें। तो क्लियर चल रहा है मामला। मैं मान के चलूं कि आप इस बात को अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। हमारा काम क्या था, हमने ये कहा कि हम अपने हृदय की बात कर रहे हैं, हम अपने दिल की बात कर रहे हैं। जितनी साहूलियत से चलाओगे उतनी साहूलियत से वो चलने वाला है। उससे संबंधित जो भी एग्जाम में हमारे प्रश्न बनते हैं हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है आपका एग्जामिनर कह दे कि हमारा हृदय एक दिन में कितनी बार धड़केगा, 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, औसत आपको मिला। एक बार में कितना पंप करेगा, औसत आपको मिला। जीवन भर निकालना चाहो तो 60-65 साल की उम्र का भी निकाल सकते हो आप, उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपको इकाई हमने दे दिया है। फिर हमने बात की कि जिसे हम दिल कहते हैं, वाकई में वो ऐसी कोई संरचना हमारे शरीर में नहीं है। दिल एक मुट्ठी के आकार का है, एक मोटर की भांति वर्क करता है, ये सारा काम है। यहाँ तक मुझे लगता है कोई आपको समस्या भी नहीं है, इस चीज़ को आप भली बात जान भी रहे हैं। तो हमने ये चैम्बर वाली जो बात की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जाने रखें कि मछली में कितना होता है, उभयचर में कितना होता है, सरीसृप में कितना होता है, स्तनधारियों में कितना होता है, मगरमच्छ को भूलिएगा मत, उसमें भी 4 चैम्बर हैं। यहाँ तक कि अगर बात आपको समझ में अब आई गई है तो हम इस चीज़ को अब आपके आंखों के सामने से ओझल कर दें और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब ये मान के चलते हैं कि आपने उसे नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट रख लिया है। अब ये मान के चलें कि अब ये जान लें कि हम लोग की सबसे पहले रक्त हृदय के किस चैम्बर में आता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जहाँ हमने ये कपाट वाला मसला आपके सामने दिखाई दिया है, तो अब ये जान लो कि हृदय में सबसे पहले रक्त कहाँ आएगा। देखना जरा, सबसे पहले रक्त यहीं आएगा, दाएं अलिंद में। ऐसे समझ सकते हैं कि रक्त सबसे पहले आएगा दाएं अलिंद में, फिर जाएगा दाएं निलय में, दायां अलिंद दायां निलय, इसके बाद फेफड़ा। ये आप अपने शारीरिक गतिविधि के माध्यम से याद कर सकते हैं कि दाएं अलिंद से दाएं निलय में, इसके बाद कहाँ पर, फेफड़ा, फिर फेफड़े के बाद कहाँ पर, बाएं अलिंद में, फिर बाएं निलय में, फिर पूरे शरीर में। तो ये तरीका आपके दिमाग में अगर सेट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखना, दाएं अलिंद से दाएं निलय में फेफड़ा, फेफड़े से फिर शुद्ध हो जाएगा, फिर बाएं अलिंद में, बाएं निलय में, पूरे शरीर में, कोई दिक्कत। लेकिन मैं इसे यहाँ बधाई दे रहा हूँ, सबसे पहले रक्त यहीं आएगा दाएं अलिंद में, त्रिबलनी कपाट से होकर गुजरेगा दाएं निलय में। अभी तक ये रक्त कैसा है, ध्यान रखिएगा, अभी तक ये रक्त पूरी तरीके से अशुद्ध है, ये ध्यान देना। और अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, अशुद्ध का मतलब ऑक्सीजन विहीन रक्त, ऑक्सीजन विहीन ब्लड। जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होगा, जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होगा वो अशुद्ध रक्त माना जाएगा। कोई अलग की बात नहीं, बस थोड़ा सा, हालांकि इतना समझ लें कि ऑक्सीजन नहीं है तो रक्त को हम लोग अशुद्ध मानते हैं। और धमनी और सिराओं की बात तो आगे होने ही वाली है, उन पर चर्चा होगी। बहरहाल अभी इतना समझें कि अशुद्ध रक्त उसे कहेंगे जो ऑक्सीजन विहीन होगा, दाएं अलिंद से दाएं निलय में आया। अभी हमने क्या कहा, फिर इसके बाद ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, और यहाँ से होते हुए फिर दाएं निलय से होते हुए ये आएगा फेफड़े में। मैं इस प्रक्रिया को यहीं केवल इस तरीके से बना करके दिखा दे रहा हूँ, और आप अपने इसको मस्तिष्क में ही बना लें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ आपका हार्ट होता है, वो प्रक्रिया वहाँ अलग है। ये आ जाएगा कहाँ पर, फेफड़े में। तो जब फेफड़े में आएगा, आप बताना, आप
ऑक्सीजन सेंटर कहाँ है? फेफड़ा ही तो है। ऑक्सीजन की सारी व्यवस्था कहाँ मिलेगी? फेफड़े में। तो जैसे ही ये रक्त फेफड़े के पास पहुँचेगा, इसमें ऑक्सीजन आ जाएगी, और जैसे ही इसमें ऑक्सीजन पहुँच जाएगी ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद पुनः ये रक्त कुछ इस तरीके से बहता हुआ कहाँ आ जाएगा? आपके बाएं अलिंद में। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता देना चाहता हूँ। ये जो अशुद्ध रक्त बह रहा है, जो फेफड़े तक ले जा रहा है, यहाँ से दाएं निलय से यहाँ तक, इसे कहा जाता है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। समझना जरा, सीखना क्या था? सीखना यह है कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, केवल एक धमनी को छोड़कर। देखो, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बह रहा है कि नहीं बह रहा है? बह रहा है। सिराओं में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इस सिरा को छोड़कर। इसका नाम है पल्मोनरी सिरा। तो ध्यान देना, जिसे हिंदी में फुफ्फुस कहेंगे, फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं अलिंद में जो रक्त ले जाया जाता है वो शुद्ध होता है, और यहाँ से फिर ये द्विवल्नी कपाट से गुजरेगा, और इसके बाद सीधा कहाँ? आपके शरीर में पंप कर दिया जाएगा, पूरे शरीर में पहुँच जाएगा। तो इस प्रक्रिया को आप ध्यान रखें कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, किस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ये पूछा जा चुका है एग्जामों में। और ये ध्यान देना कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है और सबसे पहले शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है। ये प्रक्रिया मेरे हिसाब से आपके सामने है, और आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रही। आप केवल ध्यान देना, दाएं अलिंद, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, फिर फेफड़े से वापस आया, फिर बाएं अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर। इतना ही तो काम करना है। यहाँ बहुत बड़ा लेखा जोखा है ही नहीं, हम लोग बड़े आराम से इस चीज़ को याद कर सकते हैं, और मुझे लगता है आप इसे याद समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अब आगे बढ़ जाएं हम लोग। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहीं और बता दूं। आप बार बार ये सुनते होंगे कि हार्ट अटैक वगैरह आ ही जाते हैं। हार्ट जो अटैक होता है वो कैसे होता है? बेसिकली हार्ट अटैक के कई चांसेज हैं। पहला तो महत्वपूर्ण कारण आज के जीवन में ब्लड प्रेशर ही है। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, जो 120/80 mmHg होता है, ये नॉर्मल है, और लगभग सुनते होंगे आप कि ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किसी किसी व्यक्ति का 250, 300 और अधिकतम आज तक 450 ब्लड प्रेशर नापा गया है। 450, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया है, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर स्थिति है। पता नहीं कौन इतने समय तक जीवित रह पाया था। 450 हो जाए किसी का। 120/80 यही तो होता है ना ब्लड प्रेशर। तो ये जो 120/80 है, इसका सीधा है कि 120 से जब आप ज़्यादा हो रहे हैं, यानी आपके हृदय की जो प्रेशर है वो 120 से ज़्यादा हो रही है, रक्तदाब बढ़ रहा है तो दिक्कत है, कम हो रहा है तो भी दिक्कत है। आजकल ज़्यादा इसी ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हो जाते हैं? हार्ट अटैक आ जाते हैं। ये मान के चलें, हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ, हार्ट अटैक सर्वाधिक यहीं आ जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं कि इस हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं, अपने आप को मेंटेन रख के, अपने हृदय को स्वस्थ रख करके। बहुत ज़्यादा इस पर दबाव ना बनाएं, बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज ना करें, हमेशा इसको तनाव में ना रखें। तो ऐसा करेंगे तो आप सफल रहेंगे। ध्यान दें, हार्ट अटैक वाकई में हृदय में एक स्वयं की धमनी है। भाई हृदय में भी तो कोशिकाएं हैं, सबको भोजन दे रही हैं, इनके पास भी तो है कोशिका, इनके पास भी तो है। तो इनके पास भी धमनी है, इनके पास भी एक धमनी है जिसका नाम है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी, ये ध्यान रखिएगा। कोरोनरी धमनी, जब हम बहुत ही फैटी भोजन करते हैं जिसमें वसा खूब हो, इसलिए आपसे बताया जाता है कि वसा वाले तैलीय पदार्थों को कम खाएं, क्योंकि जब वसीय भोजन आप ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा चटक मटक खाना खाएंगे। आप बाज़ार में गए तो समोसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ना बना तो तमाम प्रकार की चीज़ें खा रहे हैं, तला भुना। और आज तो मार्केट में तमाम प्रकार के अच्छे क्या कई रंग बिरंगे फ्रूट आ चुके हैं, और भोजन में तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको मिल ही रही हैं बाज़ारों में।
आप फल खाइए तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन इतना मान के चलें कि आप जब तैलीय पदार्थों का सेवन खूब करेंगे, ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो बहुत ही नुकसान है। वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और वही कोलेस्ट्रॉल, वही वसा आपके इसी कोरोनरी धमनी में, मान के चलिए ये हृदय की धमनी है, इसमें धीरे 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 ऐसे करता हुआ जमता चला जाएगा। तो एक समय ऐसा हो जाएगा कि रक्त का जो फ्लो होगा यहाँ आकर के रुक जाएगा, और जब इसमें ब्लॉकेज आ जाएंगे, अवरोध हो जाएगा, फिर आपको आएंगे ही अटैक। और जब ये अटैक आपको आएंगे, इसी को तो आप कहेंगे हार्ट अटैक। और जब ये हार्ट का अटैक हुआ ना, फिर तब तो आपको बड़ी समस्या घेरने वाली है। डरा नहीं रहा, समझिए इस चीज़ को, बहुत ही गंभीरता से लीजिए भी इसे, क्योंकि आपके एग्जाम में तो पूछा ही पूछा जाएगा। बाकी आपके स्वास्थ्य से ये जुड़ा हुआ है और आपकी केयर हमें है। अब यहाँ ध्यान दें, जब ऐसा कुछ होता है तो आपको लगेगा कि करना क्या है, क्या किया जाए। तो हार्ट अटैक आने की एक बहुत बड़ी वजह ये हमारा खान पान ही है। जो हम ऐसे भागदौड़ जिंदगी जी भी रहे हैं, साथ साथ खान पान ऐसा हमारा है, हम अपने हार्ट को कभी आराम ही नहीं दे रहे हैं, हम अपने हृदय को कभी रिलैक्स ही नहीं करते हैं। आप सोचिए, एक काम करने वाला मजदूर दिन भर काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, और उसे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वर्क कर चुके हैं, अब थक चुके हैं, तो शाम को जाकर के शराब पी लेता है। और जब वो शराब पी लेगा, उस मदिरा का सेवन कर लेगा, तो उसका हार्ट बीट कम नहीं होगा और बढ़ जाएगा। यार दिन भर तो ऐसे ही हमें थका के मार डाले हो। हृदय क्या कहेगा मस्तिष्क से? ये तो कहेगा ये आदमी बहुत खराब है, कहाँ चले आए हैं हम। दिन भर तो ऐसे ही है, हमें थका के मार ही रहा था, हमारा हार्ट बीट बढ़ा ही रहा था, दिन भर ये दौड़ ही रहा था, परेशान कर रहा था, और जैसे ही शाम हुआ, थोड़ा रिलैक्स होने का समय आया, तो अपने ये जाकर के शराब पी लिया। और जब वो मदिरा का सेवन कर लिया, फिर हृदय को कहाँ आराम मिलेगा? रात में 12 बजे तक तो नशे में ही रहेगा, तो आराम कहाँ से पाएगा? इसका मतलब ये हो कि हम अपने हृदय को आराम देना ही नहीं चाहते, तो आराम में रखिए इन्हें, ये सबसे बड़ा उपाय है। अच्छा भोजन दीजिए, अच्छा भोजन खाइए, जिससे आपका हार्ट हेल्दी बना रहे, ये ब्लॉकेज वगैरह ना आने पाए, भगवान करें ऐसा ना हो। अब यहाँ समझें, आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, अगर ऐसा कुछ है तो आपको वो झटके आने शुरू हो जाएंगे और डॉक्टर के पास आप भगेंगे। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब एक जांच करेंगे, ईसीजी। ये पूछा भी जाता है ईसीजी जांच किस में होती है, तो बता देना, हार्ट में। ये हृदय की गतिविधि को मापने के लिए होती है। ईसीजी नाम की ये जांच है, जो कब की जाती है? हृदय में। जब ये जांच करेंगे डॉक्टर साहब को, जब लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, तो वो आपको सलाह दे देंगे कि हम अब आपका ऑपरेशन करने वाले हैं और आप घबराइए नहीं, बाईपास सर्जरी होगी। याद है आपको ये नाम, बाईपास सर्जरी? बाईपास सर्जरी का मतलब समझ रहे हैं? बाईपास रास्ते होते हैं। बाईपास का मतलब उस मुद्दे से हट करके किसी और तरफ चले जाना, यानी भीड़ भाड़ वाला रास्ता छोड़ करके बगल से निकल जाना। आपके आसपास तमाम बाईपास बने होंगे, वो मार्केट से आपको दूर कर देते हैं, है ना? तो बाईपास सर्जरी का मतलब होगा आपका ध्यान भंग करके आपको कहीं और ले जाया जाएगा। यहाँ समझना, हृदय का जो बाईपास सर्जरी होता है, उसमें होता क्या है, वो करते क्या है, वो सीधा ये जो धमनी वाला और ये जो सिरा वाला ये जो मसला है, दोनों जगह जो जहाँ से रक्त का आना है और जहाँ से रक्त का जाना है, दोनों हिस्से को किसी अन्य मशीन से सेट कर दिया जाता है, वहाँ ऑक्सीजन मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत समय तक नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा करेंगे वो, ऐसा करके आपके हृदय की उस विकार की, उस कमी को डॉक्टर साहब जल्दी से दूर करना चाहते हैं। कम समय में ये ऑपरेशन होता है और जल्दी से इस चीज़ को निकाल, लेकिन है तो ये काफ़ी टिपिकल, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन होता है इसी तरीके से। इसके बाद ये ब्लॉकेज को साफ कर दिया जाता है और ये ब्लॉकेज पुनः ना हो, क्योंकि नसें काफ़ी ढीली हो जाती हैं और ये ब्लॉकेज पुनः ना हो, इसके लिए इनके बीच में रिंग डाल दिया जाता है। और आप सुनते भी होंगे, विभिन्न प्रकार के आदमियों को सुना भी होगा, उनके हृदय की कोरोनरी धमनी में रिंग पड़े हुए हैं, छल्ले पड़े हुए हैं, वही छल्ले हैं। तो इनको हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो हार्ट अटैक की जांच, हार्ट अटैक आने का ये सारा कारण ईसीजी नाम की जांच होती है आपके इसमें, क्या कहते हैं, हृदय की। मुझे लगता है कोई डाउट यहाँ आपको नहीं होना चाहिए, ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर मैं ऐसे ही कह दूँ कि दिल को बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रखोगे ना, दिल को सदमे में रखोगे, ये हर जो मैं बता रहा हूँ अद्भुत चीज़ बता रहा हूँ, दिल को सदमे में रखोगे, यानी मस्तिष्क को ज़्यादा चिंतनशील बनाओगे, तो आपका दिल भी चिंता करेगा। जैसा संगीत सुनोगे ना, दिल की आवाज़ वैसी हो जाती है, यानी दिल की गतिविधि वैसी हो जाती है। अर्थात बहुत ही तेज तर्रार गाना सुनेंगे, भोजपुरी गाना सुनेंगे, तो आपके दिल की हार्ट बीट बढ़ जाएगी।
बहुत ही रोमांटिक गाना सुनेंगे तो आपका दिल भी रोमांटिक हो जाएगा, और बहुत ही बेसिकली बहुत सैड सॉन्ग सुनेंगे तो आपका दिल भी थोड़ा सा सैड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इससे पता चलता है कि दिल की जब गतिविधियाँ इन तमाम प्रकार के धुनों से चेंज हो जाती हैं तो क्यों ना हम इन्हें रिलैक्स रखें और हमेशा ऐसा धुन सुनाएं, ऐसी चीज़ बताएं, अपने मस्तिष्क को दें जो हमारे दिल को हमेशा रिलैक्स रखे, क्योंकि ये रुका तो सब रुका, ये जब तक चलेगा तब तक आप चलेंगे, और जिस दिन इन्होंने हमसे मुंह मोड़ा उस दिन हम इस दुनिया से मुंह मोड़ जाएंगे। टूटा हुआ दिल भी, सच बता रहा हूँ, टूटा हुआ दिल जिसकी बात बार बार आप करते हैं, टूटा हुआ दिल हमारे दिल को स्वस्थ नहीं रहने देता। वो जो आप टूटा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, वो भी इसके लिए खतरा है और वो भी हार्ट अटैक लाने के चांसेस को बढ़ा देता है। इस बात को ध्यान रखें। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे और कर लूँ, ये कहना चाहूँ कि वाकई में अगर आपका जो हार्ट है वो अगर पर्याप्त ऑक्सीजन उसे मिले, जब ये बाईपास सर्जरी हो रही होती है तो डॉक्टर साहब का काम ये होता है कि वो आपको ऐसी जगह एक ऐसे यंत्र से सेट करते हैं आपकी उस धमनी को, और ये जो फ्लो करने वाला है उसमें सेट कर देते हैं, तो अब वो झंझट खत्म हो गया, ना मैं नीले में जाऊंगा, ना मैं यहाँ जाऊंगा, ना मैं वहाँ जाऊंगा, सीधा मैं यहीं लेके आता हूँ, वहाँ ऑक्सीजन मिला देता हूँ। कुछ समय के लिए यह टेम्प्रोरी व्यवस्था आपके साथ चलाई जा सकती है, ये बहुत समय के लिए नहीं की जा सकती है। बहुत समय के लिए किया जा सकता तो लोग अपना दिल ही निकाल देते, ऐसे ही करते थे कि लीजिए, आप बार बार मांग ही रहते, लीजिए मेरा दिल, मैं एक मशीन सेट करवा लेता हूँ और हमेशा के लिए रहूँगा, मैं जाना ही नहीं चाहूँगा इस दुनिया से। लेकिन ऐसा नहीं है, वो थोड़े समय के लिए ये काम हो सकता है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं कर सकते हैं। और एक वो सुविधा जो है वाकई में, अगर हृदय को यानी हमारे हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, पर्याप्त O2 मिले, तो वो कुछ समय के लिए जीवित रह सकता है। कुछ समय के लिए पर्याप्त O2 मिले तो कुछ समय के लिए बाहर भी जीवित रह सकता है, बाहर भी जीवित रह सकता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं। यही सिस्टम अपनाया गया बाईपास सर्जरी में, कुछ समय के लिए कृत्रिम व्यवस्था कर दी जाती है, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझना, एक महत्वपूर्ण बात मैं यहीं से आपको बता ही दूँ। एक वैज्ञानिक आशिक ने, बहुत ही ध्यान से सुनने का प्रयास करिए तभी इस बात को समझ पाएंगे। एक वैज्ञानिक आशिक ने अपनी वैज्ञानिक महबूबा से कहा कि तुम मेरी ऑक्सीजन हो। एक वैज्ञानिक आशिक ने अपनी वैज्ञानिक महबूबा से कहा कि तुम मेरी ऑक्सीजन हो, और जब तक तुम सामने रहोगी ये दिल भी धड़कता रहेगा। महबूबा भी वैज्ञानिक थी, मानने को तैयार नहीं हुई, कहा सिद्ध करके दिखाओ। तो वैज्ञानिक आशिक ने कहा कि हमारा दिल हो या आपका दिल हो या किसी और का दिल हो, अगर उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी तो वो कुछ समय के लिए बाहर भी चल सकता है। तो बात तो वही हुई ना कि जब तक तुम सामने रहोगे और ये दिल भी धड़कता रहेगा, क्योंकि पहली लाइन में उसने क्या बोला, वैज्ञानिक आशिक ने वैज्ञानिक महबूबा को कहा कि तुम मेरी ऑक्सीजन हो। तो ऑक्सीजन जब तक उसके सामने रहेगी तब तक वो दिल थोड़े समय के लिए धड़क जाएगा। क्लियर है बात ना? तो मैं मान के चलूँ कि आपको हृदय की तमाम जो बातें मैंने रोचक तथ्य आपके सामने रखे हैं वो भली भांति आप समझ पाए हैं। हृदय में रक्त पहले कहाँ आता है, हृदय की जांच जो होती है वो क्या होती है, ECG की जाती है किसमें, हृदय में। और ये तमाम प्रकार की जो हार्ट अटैक की बात हमने की, निलय अलिंद की बात की, उन कपाटों की बात की, इन सारी चीज़ों को मैं मान के चलता हूँ आप भली भांति समझ पाए हैं। और अगर ऐसा है, आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और मैं आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा लोगों से शेयर करवाइए। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।